नाजरीन, अंजीली मीडिया की जानिब से आप सबकी खिदमत में नईम वाइज का सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि गुफ्तगू तो होगी आज कोरोना के बारे में, और ये गुफ्तगू वो होगी जो इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन इसमें एक चीज का हम ख्याल रखेंगे कि हम वो जो मेडिकल इस्तिलाहात होती हैं जो बहुत मुश्किल होती, जो आम आदमी की समझ में नहीं आती, हम उससे परहेज करेंगे और बिल्कुल सादा जुबान में अपने नाजरीन को समझाने की कोशिश करेंगे और ऐसी बात करें जो उनकी समझ में आ सके। तो मैं पहला जो आपसे, अगर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस मरहले पे। जी जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, और ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आज हम जो ज़ुबान इस्तेमाल करें वो नॉन टेक्निकल होनी चाहिए। अब हम डॉक्टरों का ये मसला होता है कि हम आपस में हमेशा बड़ी साइंटिफिक टेक्निकल बातें करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने अभी फरमाया है, मैं कोशिश ये करूँगा कि बेशक वो बात थोड़ी-सी डाइल्यूट हो जाए, वो बात थोड़ी-सी ऐसे लगे जैसे साइंस से दूर है, लेकिन समझाने के लिए उसको आम ज़ुबान के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो पाकिस्तान में हम ये सुनते हैं जगह जगह कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। जरा इसके बारे में कुछ अगर बयान करना चाहें आप। जी, देखें, ज़िंदगी में कौमों को मसाइल आते हैं। जी कौमों जी की ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, इंसानों की ज़िंदगी में, अफ़राद की ज़िंदगी में, ख़ानदानों की ज़िंदगी में मसाइल होते हैं। बाद मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें वाक़ई इंसान को लड़ना पड़ता है। अगर कोई दुश्मन हमला कर दे तो उसके लिए अपनी हदूद को, अपनी शनाख्त को, अपने मालो दौलत को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। जी 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 लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक लड़ने से नहीं बल्कि समझने से होता है। देखें, जब पाकिस्तान में ये एक स्लोगन बच्चों को, एक नारा बच्चों को दिया गया, छोटे-छोटे बच्चे, वो बड़े प्यारे और खूबसूरत बच्चे, वो आगे कह रहे थे कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। तो मेरे ज़हन में एक बात आती थी बार-बार, और मैंने वो 1-2 टेलीविज़न स्टेशंस पर भी कही कि ये हम बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। मिसगाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना ऐसी चीज़ नहीं जिससे हम लड़ सकते हैं। कोरोना को मुक्के नहीं मार सकते, हम डंडे नहीं मार सकते, उसको गोलियां नहीं मार सकते। हम कोरोना एक ऐसी वबा का नाम है जो वायरस से आती है, इसकी थोड़ी सी बात हम करेंगे। लिहाजा हम कोरोना को समझ सकते हैं, और ये कोरोना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोरोना को समझ लें कि कोरोना है क्या, ये वबा है क्या, ये मुसीबत है क्या, तो हम इसको समझने के बाद इससे बच सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये नारा यूं होना चाहिए था, और इसकी वजह से बच्चों में साइंस का शऊर बेदार होता, और इसकी वजह से बच्चों में एक अपनी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने का शऊर बर्दाश्त होता, बेदार होता, कि हमने कोरोना को समझना है और कोरोना से बचना है। कोरोना वाह को वाह वाह, समझना है, कोरोना से बचना है। ये तो बिल्कुल नया स्लोगन आपने दिया है और बात समझ में आ रही है कि हमें इसको समझना है। अच्छा चलें, यहीं से एक सवाल आगे पैदा होता है एक छोटी सी गुजारिश, कि जिस जिस चीज को आप देख नहीं सकते, जिस चीज का, उसको आपने, जी उससे कैसे लड़ना है? एक देखिए, कोरोना एक वायरस है, और वायरस इतना छोटा होता है कि हम उसको समझा नहीं सकते। एक छोटा सा जर्रा, आपने कहा है साइंटिफिक जुबान नहीं इस्तेमाल करनी, लिहाजा बहुत ही छोटा जर्रा होता है जो देखा नहीं जा सकता, आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। उससे कैसे लड़ेंगे हम? ये मिसगाइड करने वाली बात है जी। अच्छा, तो अच्छा चलें, ठीक है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि हमें दरअसल इसको समझना है कि ये चीज क्या है।
ठीक है। तो अच्छा, इसका अब सवाल ये होता है कि इससे बचना कैसे। चले ठीक है जी, समझना है, समझ लिया कि ये एक वायरस है जो नजर नहीं आता। ठीक है। तो दुश्मन से लड़ना तो उसी सूरत में होता है ना, जब दुश्मन सामने हो, नजर आ रहा हो। तो ये तो नजर ही नहीं आता, कहाँ से आएगा, किधर से आएगा, किसको है किसको नहीं। तो अब इसको हमने पहले समझना है कि क्या, वो तो आपने बता दिया कि ये क्या चीज है। अब इससे बचने का क्या तरीका है डॉक्टर साहब। जी देखें, ये बड़ा मूजी वायरस है, ये छोटा सा जर्रा है, और इसकी हौलनाकी की सूरत हाल ये है कि इस वक्त 32,30,000 अमवात दुनिया में हो चुके हैं। 32 लाख, 9 करोड़ 10 लाख लोग इसमें मुब्तला हुए जो सेहतयाब हो चुके हैं, और 15 करोड़ 40 लाख केसेस जो है वो इसके हैं। और एक और चीज है, बाज लोगों को कोरोना होता है और फिर वो 1 साल से ज्यादा उसमें वो असरात रहते हैं, उसे लॉन्ग कोरोना कहते हैं। इसकी थोड़ी देर में हम जिक्र करेंगे। आपका सवाल ये है कि एक ऐसा वायरस जो देखा नहीं जा सकता, जो फैलता है, हाथ लगाने से फैलता है, छींकने से, खांसने से फैलता है, तो और बहुत सारी अमवात का बायस बन रहा है। अब इससे बचना कैसे है? तो बात वही है, इसको समझना है, समझना है कि इससे कैसे बचना है। सबसे पहली बात यह है कि हमने सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है। देखें, हाथ धोना और हाथों पे सैनिटाइजर इस्तेमाल करना बड़ी सादा सी चीज है, और इसकी वजह से ये वायरस जो है ये डीएक्टिवेट हो जाता है। देखिए, डीएक्टिवेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये उस तरह से जिंदा चीज नहीं है जैसे बैक्टीरिया होता है। वायरस दरअसल जिंदा चीज नहीं है, ये केमिकल है छोटा सा, जो एक प्रोटीन के लिफाफे में होता है, और ये बढ़ता उसी सूरत में, अफजाइश इसकी उसी सूरत में होती है जब ये इंसान के जिस्म के अंदर चला जाता है। बाहर अगर पड़ा है तो अगर वो 10 वायरसेस हैं तो वो 10 ही रहेंगे, 1 मिलियन है 1 मिलियन ही रहेंगे जितने हैं। लेकिन जब वो इंसान के जिस्म के अंदर चले जाते हैं तो फिर वो अफजाइश होना शुरू होती है, वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जी उनको डीएक्टिवेट करने के लिए हाथों का धोना और सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। इसको, इस बात को हम इससे बड़ी तदबीर नहीं बता सकते कि अपने आप को साफ रखें, हाथों को धोएं। एक जगह से दूसरी जगह पे लगाने के लिए आपने यूरोप में देखा होगा, वो हर जगह को सैनिटाइज कर रहे होते हैं, सैनिटाइज। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि फासला रखें एक दूसरे से, कम से कम 2 मीटर का, 6 फुट का जी। फासला, ताकि जब आप सांस लें, जब आप छींकें, खांसें, आवाज निकालें, तो वो वायरस जो है ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे बुखारात में जो इंसान के नाक और मुंह से निकलते हैं, उसमें वो फैल रहे होते हैं, तो उनको दूसरों तक पहुंचने में दिक्कत पेश है। गाना नहीं गाए किसी की मदद, रुकावट हो। रुकावट हो, फासला देके जब आप कोई चीज फेंकते हैं तो वो बड़ी रफ्तार के साथ दूसरे की तरफ जा रही है। अगर आप 6 फुट के फासले पर है तो वो फासला इतना होता है कि उसमें फायदा होता है, उसमें बचाव होता है। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पाकिस्तान में मैंने देखा है नहीं लोग इसको फॉलो कर रहे, वो है मास्क। जब आप मास्क लगाते हैं, बात कर रहे हैं और मास्क लगाते हैं, आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो वो वायरसेस जो हैं वो उसमें रुक जाते हैं। हालांकि इसके लिए एक खास सर्जिकल मास्क होता है जिसको N95 कहते हैं, लेकिन अगर आप आम कपड़े का भी मास्क लगाएं तो बहुत हद तक वो वायरसेस जो है वो कम हो सकते हैं। अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि ये काम करें तो आपको वायरस नहीं होगा, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिन हकायक में हम रहते हैं, हकीकत ये है कि अगर वायरल लोड यानी कि वायरसेस की तादाद जो है वो करोड़ों में ज्यादा है, तो आपको वो बीमारी लाहक होने के चांसेस उसी तरह ज्यादा होंगे, और अगर वो कम है तो आपका जिस्म उसको कंट्रोल कर लेगा। लिहाजा
ये 3 चीजें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। हाथ धोएं, समाजी फासला रखें, मास्क लगाएं और जब वैक्सीन मुयस्सर हो तो वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, चलें, वैक्सीन का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी नाजरीन के लिए, जाहिर है मेरे लिए भी। तो ये वैक्सीन जो है डॉक्टर साहब, जी, ये क्यों, मतलब इसका क्या क्या है, वैक्सीन क्या है, और ये लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? देखें, वैक्सीन इस दुनिया में बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत पुराना तरीका है। किसी ज़माने में, अच्छा, लफ्ज़ वैक्सीन जो है ये वाका से आया है, वाका, और वाका का मतलब होता है काऊ, लातीनी ज़ुबान। तो होता ये था पुराने ज़माने में कि बहुत से लोगों को एक बीमारी होती थी, स्मॉल पॉक्स, और फिर एक डॉक्टर थे, उन्होंने देखा कि जो ख़वातीन या जो लोग गाय के साथ काम करते हैं उनको ये नहीं होती। तो वहां से फिर ये वैक्सीन का तस्वर निकला कि आप अगर किसी जरासीम को, किसी वायरस को, किसी बैक्टीरिया को उसकी कमजोर हालत में इंसानी जिस्म में डाल दें तो इंसानी जिस्म में उस के नतीजे में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है, यानी कि वो केमिकल्स पैदा हो जाते हैं। जब वो असल दुश्मन आएगा, असल वायरस आएगा, असल बैक्टीरिया आएगा तो वो उसको मार देंगे। अब मैं इस बात को थोड़ा सा और समझाता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बिल्कुल आप ऐसे समझे कि जैसे हमारा जिस्म जो है वो एक मुल्क है या एक शहर है, तो उसमें जब जिंदा सिपाही आएंगे किसी दूसरे दुश्मन मुल्क के, तो हमारे सिपाहियों को उनसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम दुश्मन मुल्क का कोई जिंदा सिपाही पकड़ के उसे मार ले या उसे अधमुआ करके अपने सिपाहियों को दिखा दें कि इस तरह की चीज आए तो वो दुश्मन है, उसको उसको खत्म कर दें। वैक्सीन जब तैयार किए जाते हैं तो वायरस की एक ऐसी किस्म तैयार की जाती है जो जिंदा नहीं होती, फ़ुआल नहीं होती, लेकिन उसको जिस्म में डाल दिया जाता है, जिसके नतीजे में हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो समझ लेता है कि ये जो ज़र्रा है, ये वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी है, ये हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की कोई और चीज़ आएगी तो हमने उसको ख़त्म कर देना है। अब ये कुव्वत मुदाफ़त जो है ये हर इंसान में है। जब हम वैक्सीन की वो छोटी सी दवा दे देते हैं तो आप समझ लें कि हम अपने जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को, अफ़वाज को अलर्ट कर देते हैं कि ये वो चीज़ है, अगर आए तो इसको कंट्रोल कर लें। यानी इसको दूसरे लफ्जों में हम इस तरह भी कहते हैं कि जो हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम भी, इसको जी, बिल्कुल, मुदाफ़त को मुदाफ़ती निज़ाम, इम्यून इम्यून। सिस्टम भी कहते हैं। और हमारे जिस्म में उस जो वायरस है, जैसे फर्ज किया कोरोना है, हम कोरोना की वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारे जिस्म में वो ताकत पैदा हो जाएगी कि अगर हमें किसी स्टेज पे कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे जिस्म में वो ताकत, मुदाफ़त या इम्यून सिस्टम मौजूद होगा वैक्सीन की वजह से कि हम उससे लड़ सके, हमारी बॉडी जो है रेजिस्ट कर सके, लड़ सके। तो ये बड़ा अच्छा आपने सारी इसकी तशरीह की और बताया। इसमें एक छोटी सी मैं बात का इजाफा कर दूं, हमारे जी, जिस्म के अंदर जो वाइट सेल्स हैं, खून में जो सफेद जसीमे पाए जाते हैं, अल्लाह ताला ने उस उनमें ये एक बड़ी खासियत डाली है कि वो अपने दुश्मन वायरस या खलिए या सेल या बैक्टीरिया को जब एक बार पहचान लेते हैं तो वो फिर उसकी मेमोरी उसमें रहती है, तो वो जी, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। ये नहीं कि जब उसी तरह का कोई जसीमा दोबारा आएगा, कोई बैक्टीरिया या वायरस आएगा, तो फिर उन्हें उतनी देर नहीं लगेगी उसके लिए केमिकल्स तैयार करने में, फौरन वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो याद रखेंगे वो उसको। याद रखेंगे कि ये दुश्मन है, ये जब आया था इसने हमें तंग किया था, लिहाजा ये होती है इम्यूनिटी। तो जब ठीक हम है। वैक्सीन वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हमने अपने जिस्म में वो इम्यूनिटी जो है वो डाल
हाँ, वो ताकत डाल दी है, ठीक है। तो इसमें सर अभी एक बड़ा मसला ये बना हुआ है कि बेशुमार लोग हैं जो मुख्तलिफ हवालों से वैक्सीन की मुखालफत कर रहे हैं कि ये नहीं लगवाना चाहिए, इससे नुकसान हो जाएगा। इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि ये जो जो ये कॉन्सेप्ट है जिन लोगों में कि इसको ना लगवाएं, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं? देखें वाइस साहब, जहालत की एक खसूसियत ये है कि ये बहुत तेजी से फैलती है। इल्म और साइंस को समझना और इल्म और साइंस को समझाना, इसमें देर लगती है। लेकिन जहालत इसलिए जल्दी फैलती है क्योंकि बज़ाहिर यूं लगता है कि गोया वो फौरी जवाब है। मिसाल के तौर पे जब कोरोना का ये सिलसिला चला था, तो आज से साल सवा साल पहले की बात है, तो इंडिया में ये बात बड़ी मशहूर हुई थी कि अगर आप गाय का पेशाब पिए या उसको लगाएं या जो भी या गोबर, या गाय गोबर, के गोबर से, जी हाँ। जी। अब देखें, ये जहालत की इंतहा है। पाकिस्तान में भी इस तरह के, दुनिया के मुस्लिम ममालिक में कहीं पे मैंने ये भी सुना था कि वो कह रहे हैं जी अगर आप ऊँटनी का पेशाब जो है उसको चंद कतरे डालें अपने ड्रिंक में, हॉट ड्रिंक में, तो उससे फायदा होगा। देखिए ये सारी नॉन साइंटिफिक चीजें। वैक्सीनेशन की जब बात हम कर रहे हैं, तो इस वक्त दुनिया में 6-7 वैक्सीन हैं जो अप्रूव हुए हैं। फाइजर का वैक्सीन है, फाइजर बायोनटेक का वैक्सीन है, 2 डोज लगते हैं उसके, 2 खुराकें होती हैं। एस्ट्राजेनेका है, 2 खुराकें होती है। मॉडर्ना है, 2 खुराकें होती है। जॉनसन एंड जॉनसन का है, उसकी 1 खुराक होती है। और फिर रूस का वैक्सीन है स्पुतनिक वी, और चाइना का है साइनोवैक। ये सारे वैक्सीन तैयार करने के लिए 1 दिन 2 दिन नहीं लगते, साल लग जाते हैं। और एक एक चीज को कई कई बार देखा जाता है। और वो जो केमिकल है जिसे हम वायरस कहते हैं, ये उसकी स्टडी की जाती है। उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसको डिकोड किया जाता है, और उसके बाद जो उसके ऊपर प्रोटीन होता है उसको देखा जाता है। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इंजीनियरिंग है। इस पे करोड़ों रुपए लगते हैं ये वैक्सीन बनाने के लिए। और इसकी स्टेजेस होती हैं। ये ऐसे नहीं है कि आज आपने कुछ चीज जैसे चाय की प्याली है तैयार कर ली है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत, एक दिन में ये नहीं होता सब एक कुछ। दिन में नहीं होता। इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों डॉलर लगते हैं। और दुनिया के बेहतरीन साइंसदान जो है वो उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा, और उसके बाद जब ये वैक्सीन बन जाते हैं, तो ये नहीं है कि कंपनी ने कह दिया है, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वालों ने कह दिया जी हमने बना लिया है ये लगाओ। नहीं, उसके बाद वह सब ये बहुत सी स्टेजेस से गुजरता है। क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है, और वो सारे अदादो शुमार जो है हुकूमत को दिए जाते हैं। हुकूमत में जो सेफ्टी के डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल सेफ्टी के, वो इसको अप्रूव करते हैं। मैं बात इसलिए ये लंबी कर रहा हूँ ताकि हमारे सुनने वाले ये बात समझ लें कि ये वैक्सीन तैयार करना जो है ये कोई फकी या जो शानदार बनाने वाली बात नहीं है, ये साइंस है। अच्छा, हाँ ठीक है, ये साइंस है और इसमें बड़ा टाइम लगता है और बड़ी मेहनत और बड़ा पैसा इस पे लगता है, ठीक है। एक और इसमें इसी हवाले से एक बड़ा बात मशहूर है कि जी वो इसमें खून में को खराबी पैदा हो जाती है, को फुटकड़ियां बन जाती हैं, इसीलिए भी लोग डरते हैं कि नहीं इसको ना लगवाओ। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है उसके बारे में ये खदशा जाहिर किया गया था यूरोप में कि वो जो ब्लड क्लॉट्स, जो उनकी फुटकड़ियों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो वाकयात हुए हैं। थोड़ा सा जरा डॉक्टर साहब, थोड़ा आवाज जरा ऊंची रखें। जी, जी। उसके बारे में मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि जिन लोगों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग के मामला सामने आए, जब बाद में उनकी मजीद
स्टडी की गई तो वो पहले से इन अमराज में या कुछ ऐसे अमराज में मुब्तला थे जिनमें ये चांसेस थे। दूसरी बात ये है कि अगर आप इनका रेशियो निकालें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। जो खवातीन फैमिली प्लानिंग की गोलियां खाती हैं उनमें भी ब्लड क्लॉटिंग का चांस होता है, लेकिन कितने करोड़ लोग खवातीन गोलियां खाती हैं और कितनों में वो होता है, ये रेशियो अगर हम निकालें तो वो बहुत कम होता है। ये ऐसे ही है कहने का कि जहाज में सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग जहाज में सफर करते हैं उनमें से इतने लोग जो हैं वो जहाज के हादसों से मर जाते हैं। देखिए, या सड़क पे सफर नहीं करना चाहिए, लोग मर जाते हैं। इनके मैं स्टेटिस्टिक्स में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि आपने कहा था वो बात बड़ी साइंटिफिक और बड़ी गुंजान हो जाएगी। जी 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 जी। लेकिन मैं सिर्फ सादा सी बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो है पाकिस्तान में ट्रेन हादसों में मर जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हम ये कहें कि ट्रेन का सफर करना बिल्कुल बंद कर दो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेन हादसों में, ट्रेन का सफर करने वाले कुल लोगों में ट्रेन हादसों में मरने वाले लोगों की तादाद ज्यादा होगी और ये जो फुटकड़ियां बनती हैं ये कम होगी। और दूसरी बात, अगर इसका रेशियो निकाला जाए, और ये है अच्छा, कि ये आम लोगों के लिए ये खदशे और खतरे की बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनमें पहले से खून की खराबी के कुछ मसले। अच्छा, इसमें इसमें जो बात सामने आई है वो ये है कि जो पहले से कोई शख्स अगर किसी खून के मर्ज में मुब्तला है तो उसमें ये चांसेस हो सकते हैं। आप रेशो बता रहे थे कि क्या रेशो है, 1 लाख में एक? नहीं सर, ये मेरा ख्याल है तकरीबन 10 लाख में से 2 या 3 इस तरह से कुछ बनता है। अ, और दूसरी बात आप ये भी जरा देखें कि अगर उस रेशियो को हम लें और फिर देखें कि कितने लोग हैं जिनको अगर कोरोना हो जाए, कोरोना के मरज में मुब्तला हो जाए, तो उनके मरने के चांसेस किस कदर ज्यादा होते हैं। और जो लोग दोनों एस्ट्राजेनेका के डोज ले लेते हैं वो 95% सेफ हो जाते हैं। लिहाजा अगर आप इन दोनों चीजों को तराजू के पलड़ों में डालें तो फिर हम देखते हैं कि बेनिफिट जो है वैक्सीन का वो कहीं कहीं ज्यादा है। यूके में एस्ट्राजेनेका और फाइजर के वैक्सीन लगे हैं और आज ये मुल्क जो है ये तकरीबन कोरोना से पाक है। तकरीबन जब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिंदगी मामूल पर आ चुकी है। अभी लोग आधे से ज्यादा वैक्सीन हो चुकी है। मैंने खुद एस्ट्राजेनेका, मेरी दोनों डोज हो चुकी हैं। जी तो मेरे बेटे ने एस्ट्राजेनेका लगवाई है। नहीं, हम वो तो बात इस तरह लंबी हो जाती है। तो मुख्तसरन ये है कि ये जो अफवाह साजी है ये बिल्कुल गलत है। इसका हकीकत से दूर तक कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं है। अगर कोई 10 लाख में से एक बंदा कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उसकी अपनी और वजह होगी, ये वैक्सीन की वजह से नहीं है। तो इसका मुख्तसरन ये है। डॉक्टर साहब, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी आप जिक्र कर रहे थे लॉन्ग कोरोना, जरा इसके बारे में मुख्तसर बताइए, ये जी लॉन्ग कोरोना क्या है? वैक्सीन के बारे में आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप तसल्ली रखें, वैक्सीन लगवाना महफूज है, वैक्सीन मुअस्सर हैं और ये खतरे को कम करने में आपके मुमिद साबित होंगे। कौमें इनको लगवा रही हैं, आप प्लीज वैक्सीन जब आपको ऑफर किए जाते हैं तो लगवाएं। भाई साहब, आपने अभी फरमाया कि लॉन्ग कोरोना क्या है। देखिए, जी लॉन्ग कोरोना, बहुत से लोग हैं जिन्हें कोरोना का मर्ज होता है और वो चल बसते हैं। बहुत से और लोग हैं जिनको कोरोना होता है 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, हद महीना, 1.5-2 महीने के अंदर वो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोरोना होता है और उनकी सेहत जो है वो साल और उससे भी ज्यादा देर तक मुतासर रहती है। उनमें वो जो सिम्टम्स हैं कोरोना के, यानी कि खांसी, बुखार, आवाज की तब्दीली,
जुबान का जायका बदल जाना, सूंघने में मसाइल, ये सारे जो हैं ये 1 साल से भी ज्यादा देर तक रहते हैं और वो शख्स काम नहीं कर सकते। गोया के वो एक तरह से कोरोना से मरते तो नहीं है, लेकिन कोरोना को वो फाइट भी नहीं कर सकते, लिहाजा ये चीजें उनके जिस्म में मौजूद रहती हैं। यूके में जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे एक खास क्लिनिक का इंतजाम किया गया मुख्तलिफ शहरों में, जो लॉन्ग कोरोना के मरीजों के लिए चलाई जा रही है, और ये बड़ी खतरनाक और लंबी चलने वाली हालत है। इसको कहते हैं लॉन्ग कोरोना, और अच्छा, बहुत से लोग जो तो अपने काम पे इसमें वापस ये है कि अगर कोई शख्स लॉन्ग कोरोना में मुब्तला है तो क्या उससे दूसरे किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है? वो इस पोजीशन में है कि अपना वायरस दूसरों तक पहुंचाए? जी, देखें, अगर लॉन्ग कोरोना में इंसान शख्स है और उसके जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपना वायरस जो है दूसरों तक पहुंचा सकता है। जब उसके टेस्ट नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो अपने वायरस को तो दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसका अपना जिस्म जो है वो इतना अच्छा, मुतासर हो चुका होता है कि ठीक है। वो अपनी बहालशुदा सेहत में वापस नहीं आता। वो एनर्जी लेवल उसका वो गिर एनर्जी चुका लेवल। होता है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से मुतल्लिका एक सवाल और है। ये कोरोना क्या मजीद ताकतवर होता जा रहा है? जैसे कोई ब्राजीलियन वायरस है, फिर साउथ अफ्रीका का वायरस है, फिर ये सुनने में आया कि बर्तानिया से कोई वायरस जो है वो गया पाकिस्तान में, उससे नुकसान काफी हो रहा है। तो ये इसके बारे में क्या कहते हैं आप? जी देखिए, कानून फितरत ये है कि हर जानदार जो है वो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है। सर्वाइवल, हर चीज जी, जो है वो चाहती है कि मैं जिंदा रहूं और मेरी आल औलाद जिंदा रहे। जो वायरस है उसकी भी कोशिश ये है कि वो जिंदा रहे। लिहाजा जब हम वायरस को मारने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बायोकेमिकल तब्दीली आ जाती है, और जब वो तब्दीली आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वायरस बदल गया है टोटली, उसमें इतनी तब्दीली आ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर भागने वाले लोग हैं, आप उनको कत्ल कर रहे हैं या उनको खत्म कर रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं, तो जो ज्यादा भागने वाले होंगे वो बच जाएंगे। अब उनके बच्चे जो होंगे, जाहिर है उनमें वो सलाहियत होगी ज्यादा भागने की। तो इसी तरह से एक छोटी सी तब्दीली आती है कोरोना वायरस में, जिससे वो एक नया वेरिएंट बन जाता है, उसमें बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं और वो अच्छा, जरा ज्यादा। ये वेरिएंट के बारे में भी साथ बताते जाएं कि ये क्या चीज है, क्या कैसे बनता है? जी जी, वेरिएंट का मतलब दरअसल ये होता है, उर्दू में हम उसको कहते हैं एक नई किस्म आ गई है। असल में वो किस्म नहीं होती, वो उसी किस्म में थोड़ी सी तब्दीली होती है, और वो जो वेरिएंट है वो ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक का मतलब ये होता है कि पहले की निस्बत पहले जो की निस्बत ज्यादा खतरनाक निस्बत होती है, ज्यादा खतरनाक होगी। क्योंकि पहले जो वेरिएंट चल रहा था, ये जो कोरोना चल रहा था, उसके खिलाफ अब लोगों में मुदाफियत पैदा हो गई है, और वो वायरस को खत्म करने के चक्कर में, लिहाजा वायरस ने अपने आप को बचा के रखना है, इसलिए फितरतन उसमें एक तब्दीली आ जाती है। और अगर वो तब्दीली सबसे पहले ब्रिटेन में आएगी तो वो ब्रिटिश वेरिएंट कहलाएगा। अगर वो ब्राजील में आई है तो ब्राजीलियन वेरिएंट, कल को कोई और वेरिएंट पाकिस्तान से, इंडिया से भी निकल सकता है। लेकिन ये असल में वही वायरस होता है जिसमें थोड़ी सी केमिकल तब्दीली आ जाती है। तो जो जो अभी आपने बताया, जो जो वैक्सीन मुख्तलिफ कंट्रीज में तैयार हो रही हैं, तो ये जितने वायरसेस हैं कोरोना के, ये सब के लिए मौसर है ये सारी वैक्सीन जो है? जी देखिए, बात ये दरअसल ये है कि कोरोना, वो जो बात मैं शुरू में कर रहा था, मैंने गुजारिश की थी कि कोरोना को समझना है, कोरोना से बचना है, कोरोना को समझना है, कोरोना से बचना है। अब इससे बचने का तरीका ये है, एक तो ये है कि हमने वो बुनियादी बातें नहीं बोलनी, हमने हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, समाजी फासले कायम रखने हैं, हमने वैक्सीन लगाने हैं। अगर हम इन तमाम चीजों पर अमल करें और उसके साथ हम अपनी जिस्मानी कुव्वत मुदाफियत को आइडियल सतह पे रखें, बुलंद सतह पे रखें,
तो फिर ये तमाम चीजें मिलकर ये हर तरह के कोरोना के लिए काफी हैं, इंक्लूडिंग न्यू वेरिएंट्स। लेकिन प्रॉब्लम दरअसल ये होता है कि हम खास तौर पे हमारे जो लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, हमें ये होता है कि हम किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं, ये गोली खा लो बस ठीक है, ये इंजेक्शन लगवा लो बस ठीक है। लेकिन ये बस ठीक वाली बात जो है ये गलत है। हमें इस बड़े पेचीदा वायरस को, इसको मुख्तलिफ तरीकों से संभालना है, और जिन ममालिक में इनको इस तरह से संभाला गया है वहां पे आप देखें कोरोना कम हो गया है, और वहां पे कोरोना के ऊपर सेहत के अमले ने तकरीबन फतह पा ली है। अच्छा ठीक है जी, बड़ी अभी अमला सेहत की बात आपने की है, तो डॉक्टर साहब ये बड़ा अहम सवाल है, ये मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हमारे नाजरीन के लिए भी। देखते हैं कि मगरब से हर दरामद की हुई चीज जो है उस पे तो हम बड़े लट्टू हो जाते हैं। कोई नया मॉडल आ गया है ये टेलीविजन का, कोई मोटरसाइकिल का, कोई जनाब ये मोबाइल नए से नए आते हैं तो हम फौरन खरीदते हैं। लेकिन जो चीजें ये मेडिसिन से मुतलका या कोई तहकीक वगैरह आती है, एक तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम में से ही बहुत से लोग जो है उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। और दूसरा जनाब जो हमारे फर्स्ट लाइन डिफेंस है इस वायरस के खिलाफ, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सिस हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं। लेकिन हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ये जो हमारी नर्सिस जो बगैर ये देखे कि मरीज जो है वो कितना गंदा है, मरीज जो है वो कौन से उसका मजहब है, वो कहाँ से आया, वो उनकी खिदमत करती हैं, उनके उनके लिए वो दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। और हमारा रवैया कुछ दिनों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान में और शायद किसी हद तक हिंदुस्तान में, बाकी ममालिक में भी होगा, लेकिन चले अपने वतन की बात करते हैं। हम लोग जो है बुनियादी तौर पे हम बड़े जज्बाती लोग हैं। देखें, कोरोना वायरस की आइडेंटिफिकेशन जो है दिसंबर 2019 में हुई, इसलिए इसको कोरोना वायरस को कोविड-19 कहा गया। ये इसकी शनाख्त का जो तरीका है उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन अभी ये शनाख्त हुआ था दिसंबर में, तो जून जुलाई में पाकिस्तान में एक खबर चला दी गई कि जी वैक्सीन तैयार कर ली है पाकिस्तानी साइंसदानों ने, मेडिकल वालों ने, डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, कराची वो वाला। कराची वालों ने जी। वो खबर फिर अखबारों में भी छपी, वो खबर जो है वो टीवी पर भी नशर होती रही, और लोगों ने बड़ी तालियां बजाई और बड़े खुश रहे कि जी हम। अच्छा, ये वो वक्त है जब अभी तक एस्ट्राजेनिका वालों ने कोई खबर नहीं दी, स्पुतनिक वालों ने कोई खबर नहीं दी, फाइजर की, फाइजर ने और दुनिया की किसी किसी कंपनी ने, किसी यूनिवर्सिटी ने ये दावा नहीं किया कि हमने वैक्सीन तैयार कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिया। अच्छा, वो हुआ ये था कि उन्होंने उसको, वायरस को डी कोड कर लिया। वो एक पहली स्टेज होती है, किसी वक्त दोबारा प्रोग्राम करेंगे तो हम बात करेंगे कि वैक्सीन तैयार कैसे की जाए, तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो वो आपस में उन्होंने बल्ले बल्ले कर दी, मिठाइयां भी बांट ली, टीवी पे भी आ गए, सब कुछ हो गया। लेकिन वो सब क्या था, वो सब उसके लिए, और मैं शायद बड़ा लफ्ज क्या छोटा लफ्ज क्या निकालूं, वो सब झूठ पर मबनी था। झूठ इसलिए क्योंकि वो इब्तदाई स्टेज इब्तिदाई कैसे? स्टेजेस में थे ना, अभी उनके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे ना, अभी तक उन्होंने वो मतलब सेफ्टी चेक की थी, और वो जो सारे जो 5-6 स्टेजेस हैं उनमें अभी तक नहीं गए थे, लिहाजा अच्छा हमने वो शोर मचा दिया। देखें, अब आपका जो असल सवाल है मैं उसकी तरफ आता हूँ। शोर शराबा करने वाले जो है ना, वो कुछ और होते हैं लोग, तवज्जो हासिल कर ली 2 दिन के लिए। लेकिन ये जो स्टाफ जो बेड्स पे जाकर मरीजों को, उनकी सफाई सुथराई, उनके कपड़ों का ख्याल रखना,
असिस्टेंट नर्सेज हैं, हमारी नर्सेज जो उनकी दवाओं का ख्याल रखती हैं, उनके ब्लड प्रेशर चेक करती हैं, उनके ईसीजीज करती हैं। और रिस्क भी सबसे ज्यादा उनके। बिल्कुल रिस्क होता है, क्योंकि जब आप इस तरह से मरीज की केयर कर रहे हैं तो वो जो सोशल डिस्टेंसिंग हम बात कर रहे थे उसको तो आप निकाल दें बीच में। आप किसी का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो 6 फुट के फासले पर से नहीं कर सकेंगे। किसी का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो 6 फुट के फासले पर से नहीं कर सकेंगे। या इंजेक्शन लगाना है या इंजेक्शन वैक्सीन। लगा रहे हैं या आप किसी को साफ कर रहे हैं, जो हमारे असिस्टेंट नर्सेज हैं, तो आप ये तो नहीं कि मैं 6 फुट के फासले पर खड़ी होकर तो तुम्हारी वॉमिट या वट वो साफ करूं। अच्छा, तो ये मगरब में इन चीजों की इतनी कदर की गई है और इतनी कदर की जाती है। हमारे यहाँ पे यूके में, इंग्लिस्तान में, बरतानिया में सबसे बड़ी जो हेल्थ सिस्टम है उसका नाम है नेशनल हेल्थ सिस्टम, NHS। जब कोरोना अपनी बिल्कुल बुलंदियों पर था और लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे, तो हफ्ते में एक दिन सारा लंदन बाहर निकल के सड़कों पर खड़ा होके एक खास वक्त पे तालियां बजाया करता था। आपको याद तालियां, होगा, क्लैपिंग बर्तन भी फॉर NHS। बजाते थे। हाँ जी, वो हमने भी किया बिल्कुल। हाँ, तालियां बजाते थे। और फिर अगर कोई NHS का स्टाफ नजर आता था जिसने NHS का वो पहना होता था बैज, तो उनको वो सलाम हाँ, करते थे उनको। अच्छा, सुबह के वक्त जो रात को NHS चूंकि 24 घंटे चलता है, जो रात का स्टाफ था सुबह को उनको खाने के लिए बेहतरीन खाना मुफ्त में कंपनियां जो फूड सप्लाई चेन में है वो मुहैया किया करती थी। डोनट्स, कॉफी, चाय, बर्गर, जो कुछ भी, बिल्कुल ऐसे जैसे हाँ, खाने पीने का ख्याल रखते थे खाने उनको। पीने का ख्याल था। अच्छा, उसके अलावा जब NHS का स्टाफ जो है वो शॉपिंग के लिए जाता था, तो अगर वो अपना कार्ड दिखाते थे तो उनको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होती। उनके लिए एक खास उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था कि NHS का स्टाफ है, हेल्थ सिस्टम वाले हैं, मेडिकल, यानी मेडिकल स्टाफ जो है। मेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पोर्टर्स जी हैं, जी। जो भी अस्पतालों के। अच्छा, जरा आसान करने के लिए कि जो हेल्थ वर्कर या मेडिकल स्टाफ, कई लोगों को NHS की नहीं समझ। जी 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 जी, मेडिकल स्टाफ को वो लाइन में नहीं लगने देते थे, वो कहे बाकी सारे लाइन में लगे हुए, लेकिन आप चूंकि मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग का स्टाफ है, आपके लिए हमने ये खास एक फास्ट ट्रैक बनाया हुआ है, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि जो बड़े स्टोर हैं उन्होंने हर चीज पर, आप सब्जी लेने जाएं, आप कॉफी खरीदने जाएं, आप वो नर्सेस पोनियां खरीदने जाती थी, शैम्पू खरीदने, उन्हें 10-20%, 15% जो भी है वो रियायत सिर्फ उनके मेडिकल कार्ड के ऊपर के। आप नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मेडिकल टेक्नीशियन हैं, आप पोर्टर हैं, आप अस्पताल में काम करते हैं, तो वो ये उनके साथ उन्होंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया। और फिर बड़े बड़े जगहों पे लिखा हुआ था कि वी आर प्राउड ऑफ यू NHS। हमारी कौम में वो जो एक जज्बा लड़ने का, बात वायरस की आई है तो किसी ने नहीं कहा कि ये बच्चों को समझाएं वायरस क्या है। हालांकि भाई साहब, मेरे नजदीक ये पाकिस्तान में साइंस की तरवीज के लिए एक सुनहरी मौका था। वायरस आया है, बच्चे पूछते हैं वायरस क्या होता है, उनको समझाओ वायरस क्या होता है। उनको कहो कि अब आपने समझ लिया, घरों में जाके अपने माँ बाप को समझाओ, ताकि पूरी कौम समझे कि वायरस क्या है। साइंस की अंडरस्टैंडिंग हो, साइंस की समझ हो, बूझ हो, ताकि हम इस समझ बूझ के बाद हम उस वबा से, उस बीमारी से बच सके। हमने उसको जी भी लड़ना है और सरतन से जुदा। जब तक जी हमारे जी। मुल्क में ये हमारी जुबानदानी सही नहीं होगी, मुझे लगता है कि ये बात हमारे हमारी समझ से बाहर रहेगी। जी जी, तो हमें ने जो आज की हमने गुफ्तगू में जो सीखा वो ये है कि इसको सीरियस लेना चाहिए। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में हमारी दुआ है कि जहां जहां पे भी अभी वायरस है वो खत्म हो। और खास तौर पे जो आपने बताया कि आपने सफाई सुथराई का, हाथ धोने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, फासला, समाजी फासला रखना है, मास्क लगाना है, वैक्सीन जहां जहां मुयसर है, जब भी वो ऑफर करते हैं वैक्सीन लगवानी है।
और जो सबसे आखिर में हमने बात की है वो ये है कि खुदारा जो लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं अस्पतालों में, उनके मजहब के नाम पे उनकी तहजीक ना करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें। वो भी इंसान है जो आपकी खिदमत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती बातें बताई। उम्मीद है हमारे नाजरीन इससे बहुत फायदा उठाएंगे। हम आइंदा भी इसी किस्म के प्रोग्राम करते रहेंगे। नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती टाइम के लिए। खुदा हाफिज। खुदा